जय दोस्तों, मैं हेमंत उज्जवल परिवार की तरफ से फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और आज का सेशन है वो आर्मी अग्निवीर 2024 वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तकरीबन 20 से 25-30 के आसपास आपके सैंपल पेपर, जो पेपर आपके पीछे आ चुके हैं अग्निवीर के अंदर, उन पेपरों को यहां पर हल कराया जाएगा। प्रॉपर ओरिजिनल पेपर, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं। देखिए, सोल्जर रेजिमेंटल ड्यूटी, आपका जनरल ड्यूटी, राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़, मतलब बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ओरिजिनल पेपर। आजकल ये पेपर आपके ऑनलाइन मोड पे है तो हमें मिलते नहीं है। पहले ये जो पेपर थे बड़ी मेहनत से बच्चों के पास से कलेक्ट करके और ये पेपर आपके बीच में पहुंचे। इससे ये आपका पिछले साल का पेपर है, ध्यान रखना दोस्तों। इसी प्रकार के आपके पेपर आ रहे हैं। अब जब इन पेपरों में ये पूछा गया है तो आगे भी इसी प्रकार से आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग देखना चाहते हैं कि अग्निवीर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो वो इस पेपर को बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से कॉपी पेन अपने हाथ में रख करके इस पेपर को नोट करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा वो सेशन आपका जीके का रहेगा। हम इस पेपर को 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है, आर्मी अग्निवीर 2024 की तैयारी चल रही है, जो कि 22 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है। उस एग्जाम में ये जो आपका पेपर आएगा, इसके अंदर आपका एक जीके जीएस का पोर्शन, जीके का बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी आपकी एंड स्टैटिक वगैरह। उसके बाद फिर आपके एक पोर्शन रहता है जीएस का, जनरल साइंस का, एंड एक पोर्शन आपका मैथ का रहता है और एक आपका रीजनिंग का रहता है। हाँ, हम इसको 3 पोर्शनों में पढ़ेंगे। पहले जीके जीएस, उसके बाद जीके, उसके बाद आपका जनरल साइंस रहेगी और फिर उसके बाद जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 15+5 रीजनिंग और आपके मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, बिल्कुल कोई इसके अंदर बनावटी बात नहीं है। पूरा का पूरा आपका ये वो पेपर है जो पेपर आप आ चुके हैं, जो लोग पेपर दे चुके हैं। देखिए, टिक लगे हुए नजर आ रहे होंगे। इस पेपर पर हम यहां पर बात करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि उज्जवल परिवार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, इससे इस सिस्टम, ये जो एक सिस्टमेटिक ढंग है पेपर का, आप ये जान जाएंगे कि पेपर किस प्रकार का होने वाला है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि 2024 में इस प्रकार का पेपर आपके बीच में आने वाला है अग्निवीर के लिए भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द एयर दैट कंटेन मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा कहलाती है। एक क्वेश्चन आपका, ये पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है आपका, तो भरी हुई हवा है, शुद्ध आर्द्रता है, आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्षिकता। बड़ा शानदार यहाँ पर आपका ये है भाई। आपको मैं दिखा भी सकता हूं, ये वाला जो पेपर है जो मेरे हाथ में है, ये पीडीएफ है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करें इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है। चलिए शाबाश, कमेंट्स भी करके बताएंगे। साथ के साथ बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको एक क्लास मिल रही है मित्रों, और ज्यादा से ज्यादा मेरे बहन भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करना, ताकि वो अपना देशभक्ति का जो सपना है पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलिए, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें एक ऑप्शन क्या आपका ये वाला, इस पे टिक लगा हुआ, एक ऑप्शन क्या आपका ये वाला। तो जरा मुझे बताएंगे आप लोग, इसके अंदर जो आंसर रहेगा आपका कौन सा रहने वाला है। ठीक है, चलिए भाई, इसकी बात करते हैं हम, पेपर की प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो इसका जो आंसर रहने वाला क्या रहने वाला, ये भरी हुई हवा। भरी हुई हवा, द एयर की बात करें, इसमें आर्द्रता को पूरे तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है, तो भरी हुई हवा। मैं ज्यादा यहां पर आज जीएस, ये पहला क्वेश्चन जीएस का आ गया है आपका, कह सकते हो आप, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहला जो पोर्शन रहेगा अपना जीके का रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। जीएस वाले पोर्शन पर हम इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर आप लोगों से पूछ सकता हूं कि आर्द्रता किसे कहते हैं, ये होती क्या है भाई। आर्द्रता किसे कहते हैं, ये होती क्या है, ये भी आपने एक बार जरूर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको हाथ पे कर लेता हूं, ताकि फिर मैं आपको बता करके चलता रहूंगा भाई। ठीक है, तब तक क्लास को आप लोगों से विनती है कि क्लास को आप एक बार शेयर जरूर करेंगे। क्या दिखा रहा है ये, चलो कोई बात नहीं, हाफ स्क्रीन पे लेता हूं मैं इसको। अगर आपको लगता है कि उज्जवल परिवार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, तो दोस्तों एक बार जरूर चैनल को शेयर में सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरी विनती है कि वो एक बार चैनल को आगे जरूर बढ़ाएंगे। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। 22 अप्रैल 2024 तक आपको तकरीबन 20 से 25 इसी प्रकार के सेट
कोई बुक से नहीं है, ओरिजिनल जो आपके पीछे आ चुके हैं वो पेपर आप लोगों को यहां पर मैं उज्जवल परिवार की तरफ से कराने की कोशिश करूंगा। एक फौज की तैयारी एक फौजी के साथ करिए दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो यहां पर बात आई किसकी भाई, आर्द्रता की। किसकी बात आ रही है, आर्द्रता कहा किसे जाता है ना, किसकी बात हुई है, आर्द्रता कहा किसे जाता है। चलिए पहला ही क्वेश्चन आर्द्रता है आपका वायु में। देखिए आर्द्रता वायु में उसके गैसीय अवस्था, देखिए लिखेंगे आप लोग आर्द्रता क्या होती है वायु में, किसकी बात हो रही है भाई आपका, वायु में नोट करेंगे साथ के साथ, वायु में उसके गैसीय अवस्था में जल वाष्प है, वायु में उसके गैसीय अवस्था में जल वाष्प जो है आपका, ये क्या कहलाता है आपका, आर्द्रता कहलाता है। फिर एक बार सुनेंगे, जल वाष्प की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, आर्द्रता की। जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है आपकी, आर्द्रता कहलाती है। ये जो पहला जो क्वेश्चन था आपका जिसकी हमने यहां पर बात करी, ये आपका तो आर्द्रता को पूरी तौर पर ग्रहण करने के पश्चात हवा क्या कहलाती है, तो ये जो आंसर था इसका, ये था भरी हुई हवा। इसका जो आंसर रहेगा आपका, ये वाला जो आंसर रहेगा भरी हुई हवा। तो उसमें मैंने आप लोगों से पूछा कि आर्द्रता कहा किसे जाता है, तो पहला क्वेश्चन था आपका ये आपने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बीच में देखिए, ये आपका किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। देखिए क्या पूछा इसने, किस बैंक का मुख्यालय मणिपुर व कर्नाटक में स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ विच बैंक आर लोकेटेड इन मणिपुर कह सकते हो आप, मणिपुर और कर्नाटक में स्थित है। तो विजय बैंक ऑप्शन ए में है, विजय बैंक है, बी में आपका सिंडिकेट बैंक है, सी में आपका कैनरा बैंक है, डी में आपका कॉरपोरेशन बैंक है। तो यहां आप लोगों ने एक चीज और बड़ी ध्यान से देखनी है भाई, ओके, यहां आपने एक चीज देखनी है कि ये बैंकों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पहला ही जो क्वेश्चन आपका आया, आपने नोट करना साथ के साथ। जो पहला जो क्वेश्चन अगर हम उसको छोड़ दें, पहला जो क्वेश्चन आपका वो जीएस से था, दूसरा जो क्वेश्चन यहां पर आपका किससे पूछा गया, तो बैंक। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपके क्वेश्चन बैंक से भी बनेंगे। बैंक लोकेटेड कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है। आप लोगों से जैसे आरबीआई पूछ सकता है, आप लोगों से एक्सिस बैंक पूछ सकता है, आप लोगों से पीएनबी पूछ सकता है, आप लोगों से एसबीआई पूछ सकता है। तो इससे पहले मैं इसका आंसर दूं तो एसबीआई, आरबीआई, आपका आरबीआई, एसबीआई और साथ में आप पीएनबी और एक्सिस बैंक वगैरह आप, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, एचडीएफसी आपका, एचडीएफसी, ठीक है। उसी के साथ आप आईसीआईसी जो आपका आईसीआईसी, एक इंडसलैंड बैंक आपका। तो ये कुछ जो बैंक हैं, इन बैंकों से रिलेटेड कुछ जानकारी आपने अपने को ग्रहण करनी पड़ेगी अगर आपने आर्मी अग्निवीर का पेपर क्लियर करना है तो, ठीक है, कंफर्म है। इस बार ये पूछ लिया, क्या पूछा है, तो इसका जो आंसर रहेगा देखिए सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने कभी, बात करें इसका आंसर क्या रहेगा, तो मणिपुर और कहां पर आपका, मणिपुर और आपका कर्नाटक के अंदर जो सिंडिकेट बैंक, कौन सा बैंक आपका आंसर क्या रहने वाला है इसका, सिंडिकेट बैंक। हेडक्वार्टर कहां पर भी आपका, सिंडिकेट बैंक के अंदर, ये सिंडिकेट बैंक का जो हेडक्वार्टर कहां पर आपका, ये आपके बीच में है, ठीक है। तो मणिपुर कह सकते हो कर्नाटक के अंदर आपका सिंडिकेट बैंक का। अब देखिए विजय बैंक भी पूछ सकता है आप लोगों से, साथ ही आपका कैनरा बैंक भी पूछ सकता है। इस बार ये पूछ ले तो इस बार हो सकता है विजय बैंक पूछ ले, इस बार हो सकता है कैनरा बैंक पूछ ले, आपका कॉर्पोरेशन बैंक पूछ ले, है ना। तो यहां हम इन तीनों ऑप्शन पे भी बात करके चलेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आज हम जो अपने 15 जो क्वेश्चन रहने वाले जीके के, उनके ऊपर बात करके चलेंगे। तो ये जो बैंक है, इन बैंकों से इन पे बात करूं इससे पहले दो बैंक आपके, एक बैंक जो बड़ा बैंक है उसको आपने जरूर ध्यान रखना है। आप लोगों से आरबीआई पूछ सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले पूछेगा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, तो मुंबई के अंदर है। कहां पर है, मुंबई। चलिए, जो लोग, फिर मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 22 अप्रैल को पेपर देना है, आज आपकी तारीख हो चुकी है 24, होली का दिन है। मेरी तरफ से आप लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आज हमने ये सीरीज शुरू करी है, तकरीबन 20 से 25 सेट कराऊंगा और कुछ भी बाहर नहीं होगा। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर जरूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुंबई, इसमें दो चीजें और पूछेगा आपसे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछता है, राष्ट्रीयकरण
करण पूछता है दोस्तों, राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन पूछता है, राष्ट्रीयकरण पूछता है, तो ये आपका 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। एक आप लोगों से आरबीआई का गवर्नर भी कई बार पूछ लेता है, गवर्नर भी पूछ लेता है, ध्यान रखना गवर्नर कौन है, कमेंट्स करके बताएंगे एक बार जरूर, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है। साथ ही बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई को कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से एक और यहां पर पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत है, किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 आपने सुना होगा, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। आपसे अधिनियम पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, राष्ट्रीयकरण पूछ सकता है, आपसे हेडक्वार्टर पूछ सकता है और गवर्नर का नाम पूछ सकता है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से काम चलेगा नहीं, वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से नंबर के हैं शक्तिकांत जो दास हैं, ये दास कौन से नंबर के हैं, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है आरबीआई के जब हम बात करते हैं। एक और चीज ध्यान रखना है यहां पर, आरबीआई को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो एक और आपसे क्वेश्चन बनता है आपका कि बैंकों के बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर आ सकता है दोस्तों, इसका भी आपने ध्यान रखना है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका यहां पर बन जाएगा। तो बैंकों का बैंक भी आपका आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई जो बैंक था आपका, जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय प्राइवेट बैंक था, यानी कि लोग इसके शेयरधारक थे। बाद में सरकार ने उन सभी शेयरों को लोगों से खरीद करके इसका राष्ट्रीयकरण किया है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बात इसी पेपर पे जो आपके बीच में है, विजया बैंक की बात करूं मैं। देखिए विजय बैंक की बात करते हैं तो ये मैंगलोर में, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर आपका, मैंगलोर हो सकता है, इस बार ये पूछ ले, मैंगलोर में, ठीक है, ओके। इसी के साथ बात करें आपका कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है, अगर इसकी बात करोगे कैनरा बैंक के हेडक्वार्टर की, तो ये कहां पर आपका, बेंगलुरु में भी, बेंगलुरु के अंदर है। और ये विदेश में भी है, हांगकांग में भी है, लंदन में भी है आपका, 2-3 जगह। और इसके हेडक्वार्टर किसकी, कैनरा बैंक की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सिंडिकेट बैंक की बात हो चुकी है, सिंडिकेट बैंक का बताई दिया। उसके बाद आपका कॉर्पोरेशन बैंक की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। कॉर्पोरेशन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना देखिए, कॉर्पोरेशन बैंक स्थापना किसकी बात हो रही है आपका, कॉर्पोरेशन जो बैंक है, इस कॉर्पोरेशन बैंक की बात हो रही है। तो स्थापना इसकी होती है भैया 12 मार्च 1906, 12 मार्च 1906 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, किसने करी थी, खान बहादुर हाजी। कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना खान बहादुर हाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। विलय कब किया गया और किसमें किया गया है, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बताऊंगा। देखिए कैनरा बैंक का विलय मीन्स इसका विलय मीन्स मतलब क्या होता है, इसको मिला दिया गया है। और किसके साथ मिलाया गया है, किसकी बात हो रही है आपका, कॉर्पोरेशन बैंक की, कॉर्पोरेशन बैंक की बात हो रही है। तो किसके साथ मिलाया, कब स्थापना करी गई है, ठीक है। तो कॉर्पोरेशन की बात करेंगे यहां पर, मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं वो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। इसकी विलय की बात करें तो 1/4/2020 में, 1 अप्रैल 2020 में इसका विलय किया गया कॉर्पोरेशन बैंक। किसके साथ किया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। नोट डाल के लिखना, नोट किसके साथ किया गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ इसका क्या किया गया, विलय किया गया, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। देखिए विजय बैंक की बात करी हमने, उसके बाद हमने कैनरा बैंक की बात करी, सिंडिकेट बैंक का आंसर हो चुका है, लेकिन एक बार फिर बात करूंगा। उसके बाद कॉर्पोरेशन बैंक की बात करी हमने, कॉर्पोरेशन बैंक का हो गया आपका विलय हो गया। हेडक्वार्टर कहां है इसका, तो इसका भी हेडक्वार्टर है मैंगलोर में, मैंगलोर में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। यानी कि चारों का चारों बैंक का जो आपके आपस में एक दूसरे में कह सकते हो विलय के आसपास ही है, चारों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसका भी आपने ध्यान रखना। अब हम बात कर रहे हैं अपने आंसर वाले पे, सिंडिकेट बैंक। किसकी बात करेंगे हम, सिंडी जो कैंट बैंक है आपका, सिंडी कैंट जो बैंक है, इसको लेकर के बात करेंगे। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है, क्या इसका विलय हो चुका है, हो सकता है इस बार ये भी पूछ ले आप लोगों से। तो बैंकों का आपने जरूर ध्यान देना, नोट लिख भी सकते हैं आप इन सब चीजों को कि बैंक से क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले बात करें, विलय हुआ इसका 1/4/2020 में इसका विलय किया गया। किसमें किया गया है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन रहेगा आपका। विलय हुआ, स्थापना कब होती है, ये देखो आपकी सिंडिकेट बैंक स्थापना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये 1925 में स्थापना हुई है। कहां पर, मणिपाल उडुपी मैसूर रियासत में, मणिपाल उडुपी रियासत में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी 1925 में भाई, ठीक है। किसने करी थी, उपेंद्र
उपेंद्र अनंत अनंत पाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की बात करते हैं तो ठीक है, ओके। उसी के साथ इसका ये आपने ध्यान रखना, विलय जरूर आपने ध्यान रखना है कि कब इसका हुआ और हेडक्वार्टर कहां पर, ये क्वेश्चन था आपका। तो हम कैनरा विजय, जो आपके छोटे बैंक हैं, जिन बैंकों को लेकर के हम ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उन बैंकों पे विशेष तौर पे गौर कर लेना। जैसे एचडीएफसी है आपका, आईसीआईसी है जो प्राइवेट बैंक है, इंडसलैंड बैंक है, आपके बहुत सारे बैंक आपके आ चुके हैं। तो बैंकों से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी। और बैंकों का जो बाप है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका बैंक है, थोड़ी तबीयत खराब है, पहला ही पेपर आपके बीच में लेकर के आया हूं, ठीक है। एक बार अगर आप प्रेम दिखाएंगे इस क्लास को तो जरूर मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन ऐसा कर गुजर जाऊंगा जिसकी आपको आशा ना हो। ये फौजी की कमिटमेंट है आप लोगों के सामने में, ठीक है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से याद भी करा के जाऊंगा। आप जब पेपर देके निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने क्लासें ली हैं कुछ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो विनम्र विनती है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता आपकी एक फॉरवर्ड करने से, आपका एक मैसेज डालने से किसी भाई का भला हो जाए, उन्हें रोजगार मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो भी रही 3 है मेरे ख्याल में, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से धौलाधर पर्वतमाला, देखिए क्वेश्चन को समझना भाई, धौलाधर पर्वतमाला की मैसूर जनजाति का नाम बताओ। पहले तो इस क्वेश्चन को समझना आपने, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, ठीक है। किसकी बात कर रहा, धौलाधर पर्वतमाला। भाई सबसे पहले तो ये आपसे पूछ ले कि धौलाधर है क्या। धौलाधर जो आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पर्वतमाला है ना, ठीक है। और इसमें जनजाति है, इसमें जनजाति कौन सी जनजाति है, नाम बताओ। तो इसमें जो इसका जो आंसर रहने वाला है वो आपका गद्दी जनजाति। कौन सी भाई, आपका गद्दी। और ये कहां पर, आपका हिमाचल प्रदेश में भाई। हिमाचल जो प्रदेश है, किसी बच्चे ने इसमें लिखा भी है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आप लोगों से पूछा जाता है सर थारू कहां पर है। इसी के साथ अगर हम इसके साथ बात करें, ये तो जनजाति होगी, तो यहां पे आप नोट डालेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बना है, कहां से बना, आपका जनजाति से क्वेश्चन बना है दोस्तों। है तो थोड़ा सा टफ, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन असंभव नहीं है। अगर एडवेंचर लाइफ जीनी है तो थोड़ा सा कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर बात कर लेते हैं किसकी जनजाति, धौलाधर की बात हुई है, किस पर्वत श्रृंखला में है, तो यह भी आपने ध्यान रखना। अब और पूछे आप लोगों से, उससे पहले थारू की बात करें तो थारू कहां पर, आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है आपकी थारू जनजाति भाई। उत्तराखंड में कहां पर है, आपका नैनीताल और उधम सिंह जिले में भाई। कहां पर आपका नैनीताल प्लस उधम सिंह जो जिला है, इसके अंदर आपकी थारू जनजाति है। थारू की बात करें तो कहां, डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, तो नैनीताल प्लस आपका उधम सिंह स्पेशल जगह अगर आप लोगों से पूछे तो आपने इसका भी ध्यान रखना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अबोर, आपका किसकी बात हो रही है, आपकी अबोर जो जनजाति है ये कहां पर पाई जाती है। अबोर की अगर बात करोगे दोस्तों तो ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ध्यान रखना कहां पर, आपका अरुणाचल प्रदेश में। अबोर हो सकता है इस बार अबोर पूछ ले, है ना। जब पहले गद्दी पूछ ली थी, इस बार अबोर भी तो पूछ सकता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, देखो 2 क्वेश्चन मिक्स करे उसने, एक पर्वतमाला का नाम दे दिया, तो पहले तो ये पता होना चाहिए पर्वतमाला है कहां पर, है ना। तो 2 चीजें ध्यान रखना, एक आपने क्या पढ़ना रहेगा, यहाँ पे जनजाति मैंने लिख ही दिया था, जनजाति, और दूसरा क्या रहेगा आपका पर्वतमालाएं, ये भी आपने देखनी पड़ेगी। जैसे आपका भाई, आपका हम बात करें, जैसे आपका अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हिमालय की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, उनकी भी बात यहां पर आपने ध्यान रखना। मोटा मोटा मैं आपको ऑफलाइन में, अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ना, आप लोग 100% अपना रिजल्ट चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमने हर हाल में टेस्ट क्लियर करना है, तो आप आइए, वेलकम इन यूजुअल कोचिंग कैंपस इन आपदा। ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपके बीच में अभी हुई ही क्लासेस डाल ही रहा हूं। ऑफलाइन अगर आप आते हैं तो वेलकम है आपका, आप आइए। आपको तकरीबन 10 से 12 घंटे की क्लास हम अपने यहां पर देने का कष्ट करते हैं, आपको कष्ट भी देते हैं साथ में, ठीक है। तो ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश को लेकर के बात करें, एक करंट का क्वेश्चन आपका यहां पूछ सकता है, ध्यान रखना। चीन के साथ हमारा विवाद है, किसको लेकर, अरुणाचल प्रदेश। 11 स्थानों का नाम बदली किया था, किसने भाई नाम बदली किया था अपने नक्शे में, किसने, चीन ने। तो ध्यान रखना, ये भी आपने ध्यान रखना। अरुण के आंचल में बसा प्रदेश, यानी कि सूर्य सबसे पहले, बाद में क्वेश्चन मेरा, सबसे पहले भारत में
सूर्य कहां पर उदय होता है दोस्तों? देश की बात करोगे तो कहां पर होता है आपका? जापान में। देशों में बात करोगे तो कहां होता है आपका? जापान। इसलिए जापान को क्या बोला जाता है? सूर्य उदय का देश। यहां पर मैंने पूछा कि भारत में कहां पर सूर्य उदय होता है, ये आपने ध्यान रखना। तो अब और आपका कहां पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति आपने ध्यान रखनी है। थारू का मैंने जिक्र कर ही दिया है। उसके बाद आपका लेप्चा किसकी बात हो रही है आपकी? लेप्चा की बात हो रही है। लेप्चा जो जनजाति है ये कहां पर आपकी है? लेप्चा जो जनजाति है ये कहां पर है आपकी? तो ये आपकी भाई लेप्चा की अगर बात करें तो ये त्रिपुरा और सिक्किम में पाई जाती है। त्रिपुरा में भी पाई जाती है। त्रिपुरा प्लस आपका सिक्किम में पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, किसकी बात हो रही है? त्रिपुरा है, सिक्किम की बात हो रही है। ये लेप्चा जनजाति आपकी यहां पर पाई जाती है, इसका भी आपने ध्यान रखना। सबसे कम सीटें की भी बात करोगे आप तो सीटों का लोकसभा की जैसे चुनाव का है तो एक है सिक्किम के अंदर, सिक्किम आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना आप इसका भी। ठीक है, चलो सिक्किम को लेकर के एक और आपका बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है। सिक्किम भारत में शामिल होने वाला कौन सा राज्य था? सिक्किम भारत में शामिल, चलिए इसका जवाब देंगे मेरे को आर्मी अग्निवीर शामिल होने वाला कौन सा राज्य था और किस अधिनियम के तहत? इसको, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेशन में। किस अधिनियम के तहत है? किस अधिनियम के तहत इसे भारत में शामिल किया था सिक्किम का? आपने ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन पूछेगा, अंगूठे के आकार का, किसका भाई? अंगूठे के आकार का राज्य कौन सा? तो आपका सिक्किम है। सबसे ज्यादा आपका अगर पथरीली भूमि की बात करेंगे तो कहां पर? आपकी सिक्किम के अंदर है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 आपका। 3 आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 4 जिसको लेकर के हम बात करेंगे। देखिए 1893 में, इसका आंसर क्या होगा? गद्दी होगा भाई। 1893 में के शिकागो में होने वाले विश्व धार्मिक सभा में किस एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सराहाया गया, है ना? क्या पूछ रहा है? हाउ वाज एडमायर्ड एज टेम्परेचर्स हिंदू इन 1893 इन वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन शिकागो। तो किसकी बात कर रहा है? एक और चीज यहां पर, यानी कि हमारे महापुरुषों को लेकर के क्वेश्चन है। महापुरुष आपको मैं टॉपिक दे रहा हूं, ध्यान रखना। महापुरुषों से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर क्या रहेगा? स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर क्या रहेगा? स्वामी विवेकानंद। ये अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में शिकागो के अंदर हिंदू धर्म का बड़ा भयंकर तरीके से प्रचार किया। विश्व में पहचान दिलाने में अगर किसी का हाथ है तो वो आपके स्वामी जो विवेकानंद है यही है। यहां मेरे आर्मी वाले भाइयों को ना, जो मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मन बना लिया तो 50% तो आर्मी के बने चुके, 50% मेहनत बाकी है। क्योंकि देखिए जीवन में कोई भी टारगेट अगर आप अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले डिसीजन, और वो डिसीजन आप ले चुके हैं जब आपने फॉर्म अप्लाई किया कि हमने हर हाल में ये वर्दी लेनी है। वर्दी ही जान होती, वर्दी ही शान होती, वर्दी तो मांगे कुर्बानियां, तो कुर्बानी तो करनी पड़ेगी दोस्तों। वर्दी पहले कुर्बानी मांगती है आपकी किसकी? रेस्ट की, आपके आलस्य की कुर्बानी मांगती है, आपके अहंकार की कुर्बानी मांगती है, और बाद में तो फिर आप लोग समझदार हैं, ठीक है? बाद में तो फिर समय के अनुसार कुर्बानियां मांगती रहती है। तो स्वामी विवेकानंद की बात करें यहां पर, स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शख्सियत थे, बताते हैं जब इन्होंने ये जब भाषण दे रहे थे शिकागो में, तो वहां पर एक कहानी याद आ गई मुझे। वहां पर एक महिला आकर के इन्हें बोलती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। मतलब एक बार ऐसा वाकया हुआ, तो अमेरिका की महिला आकर के अगर किसी को बोले कि मैं शादी करना चाहती हूं, तो अरे वाह अरे वाह वाह वाह, है ना? कैसी भी बोला, आप भी ले, पहले से भी शादी, तो डिवोर्स ले, तेरी से शादी करूंगा। तो इसने इन सब चीजों से दूर रह के पूछा कि किस लिए शादी करना चाहते? तो उसने कहा कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो उसने जब ये कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहिए, तो उसने बोला हे माते, मैं आप ही का पुत्र हूं, मतलब शादी की जरूरत नहीं है, आप आज से मेरी मां है। कमाल की बात है दोस्तों, क्या करेक्टर दिखाया है। और वो किसी ने बोला है बॉडी इज लॉस, समथिंग इज लॉस, सॉरी मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, बॉडी इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बस बट करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। और ये यहां पर इन्होंने साबित कर दिया कि कितना बड़े महान व्यक्तित्व और चरित्र के धनी थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अमेरिका जैसे देश की महिला को भी ठुकरा दिया, और वो भी माते कह करके प्रेम पूर्वक शब्दों में। तो इनका जिक्र यहां पर महापुरुष का जिक्र हुआ है। तो स्वामी विवेकानंद जन्म की बात करें 12/1/1863, 12 जनवरी, साथ के साथ नोट करना, 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, ठीक है? और यहां तुम फंसते हो स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती में, दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन दोनों ही समाज सुधार थे। देखो दोनों, स्वामी विवेकानंद है, रविंद्रनाथ टैगोर है, गौतम बुद्ध, स्वामी दयानंद सरस्वती है। देवी रखा ऑप्शन नंबर डी के अंदर, देवी रखा, आपने ध्यान रखना, ठीक है?
चलिए 1863 में, और 12 जनवरी को हम इनके जन्म पर क्या मनाते हैं, युवा दिवस भी मनाते हैं। युवा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। युवा दिवस आपका 12 जनवरी को मनाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है 12 जैन को हम युवा दिवस मनाते हैं। ये भी आपने, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पकड़ के रखना, नोट कर लेना। कॉपी पेन जिसके हाथ में नहीं है वो पछताएगा। हर शब्द नोट होना चाहिए और भला भी करना है। भला कैसे करोगे, भला जब आप सेशन को शेयर करोगे तो सबसे पहले तो आप मेरा भला कर रहे हैं, ठीक है, अगर सही मायने में बात करूं तो, है ना, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ज्यादा चाहता हूं। और उसके बाद आप अपना भला कर रहे हैं। आप अपना भला कैसे कर रहे हो, जब आप किसी का भला कर रहे हो तो भगवान आपका भला अपने आप ही करता है दोस्तों। भगवान से फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कम से कम जो भी आपके जानकार 8-10 लोग हैं जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल की तैयारी करें किसी भी टेस्ट की, तो आप उनके पास इस क्लास को शेयर कर सकते हो। तो युवा दिवस हो गया आपका। उसके बाद बात करें, ये किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ये आपने ध्यान रखना। किसके, स्वामी विवेकानंद की जब बात हो रही है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला आपका गौतम बुद्ध। किसकी बात हो रही है, आपके गौतम बुद्ध की। तो ऑप्शन सी में गौतम बुद्ध दे रखा है। तो गौतम बुद्ध से तो आपके 2-3 क्वेश्चन बने हुए इस पेपर में। इस वाले पेपर में जो राजव सेंटर का, सॉरी फतेहगढ़ सेंटर का जो आपका पेपर है, ये जो 2023 में तो 2-3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और तो गौतम बुद्ध आपने ध्यान रखना ही रखना है, तो हाईलाइट रखना। तो गौतम बुद्ध की बात करें, देखिए ये कौन आपके, महात्मा बुद्ध, ये वही गौतम बुद्ध है। इन्हें क्या कहा गया है, एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से इनको जाना जाता है। प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, इन्हीं कहा जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा स्टेचू, विश्व में आपसे बात करें, विश्व में सबसे ज्यादा जो आपका स्टेचू है, सबसे ज्यादा स्टेचू किसके हैं, तो इन्हीं के हैं। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बड़ा प्यारा बन सकता है दोस्तों, ध्यान रखना। किसका, महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, इनका जन्म की बात कर लेते हैं, कब जन्म हुआ, है ना। तो जन्म की बात करेंगे तो 563 ईस्वी पूर्व, लगभग 563 ईस्वी पूर्व कह सकते हो। उसके बाद इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 483 ईस्वी पूर्व, लगभग 80 वर्ष तक ये क्या रहे, आपके जिंदा रहे भाई, ठीक है। अब बात आती है, इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। पिता कौन है इनके, पिता शुद्धोधन है, ध्यान रखना। माता की बात करेंगे तो माता 2 है भाई, माता इनकी 2 है। एक माता वो जिन्होंने पालन पोषण किया, एक माता वो जिन्होंने इनको जन्म दिया। तो चलिए, माता है माया देवी, कोलिय वंश से। माया देवी वंश पूछ लेते हैं इनका, तो कोलिय वंश से है ये आपकी, कोलिय वंश से, ठीक है, ओके। उसके बाद है पालन पोषण करने वाली माता भी पूछ लेता है कई बार, ध्यान रखना। ये आपसे पूछा, महाप्रजापति मिलता हमारे को नाम, इन्हीं की बहन है, माया देवी की महाप्रजापति इनकी बहन है। यानी कि जो शुद्धोधन थे, इन्होंने अपनी साली के साथ शादी करी ताकि इनका पालन पोषण किया जा सके। स्वामी जो आपके महात्मा बुद्ध जी है, इनका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया जाता है कि ये वंश कौन सा, इनका कौन सा, खुद का कौन सा वंश था, तो इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश था इनका, ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध का, ठीक है, ओके। उसके बाद पूछा जाता पुत्र कौन था इनका, तो पुत्र था राहुल था, ध्यान रखेंगे, राहुल पुत्र था इनका। पत्नी कौन थी, राजकुमारी यशोधरा इनकी क्या थी, पत्नी थी, ध्यान रखना भाई। पत्नी पूछे तो ये थे, ओके। एक क्वेश्चन और पूछा जाता कि महात्मा बुद्ध राजा के लड़के थे, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है। शुद्धोधन के पुत्र थे, ये भी सही बात है, इक्ष्वाकु वंश से, ठीक है। फिर ये कैसे महात्मा बने, तो इनके जीवन पर 4 एक्चुअली तो आकाशवाणी हो चुकी थी इनको लेकर के कि ये दुनिया को प्रकाश का रास्ता दिखाएंगे, ज्ञान रूपी प्रकाश दिखाएंगे। लेकिन फिर भी इनको रोकने की कोशिश करी गई इनके पिता के द्वारा, लेकिन ये नहीं रुके और जीवन पर 4 घटनाओं ने प्रभाव डाला। एक बीमार व्यक्ति को देखा इन्होंने, उसके बाद एक मर्द अवस्था में व्यक्ति को देखा इन्होंने, पहले एक बूढ़े व्यक्ति को जर्जर हालत, बीमार व्यक्ति को देखा, फिर बूढ़े व्यक्ति को जर्जर हालत में देखा, तीसरा इन्होंने मतलब सौदाह को ले जाते हुए देखा, चौथा इन्होंने एक मस्त मौला फकीर को देखा। इन 4 घटनाओं से इनके जीवन का मर्म समझ में आ गया और इन्होंने जीवन की जो भौतिक जो इच्छाएं थी उनको छोड़ दिया, ठीक है। तो 4 घटनाएं आप लोगों ने ध्यान रखनी जो कि इनके जीवन पर प्रभाव डालती है। तो गौतम बुद्ध हो गया आपका, ठीक है। अगला करते हैं आपका, अगला जिसकी हम बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत जबरदस्त इंसान है भाई रविंद्रनाथ टैगोर, पहला ऐसा कवि, पहला ऐसा व्यक्ति, देखिए पहला
ऐसा व्यक्ति भारत का जिसने क्या, जिसके दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा हो, दो देशों का राष्ट्रीय गान लिखा हो, जिसने राष्ट्रीय गान, कौन कौन है? एक आपका जनगणमन अधिनायक, जनगणमन आपको पता कहां का है, ठीक है। एक है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पेशे से क्या है। तो आपके ये कवि भी है, चित्रकार भी है, वही आपके चित्रकार भी है, बंगाली भाषा में ज्यादा लिखते हैं, ठीक है। कवि चित्रकार आपके कवि चित्रकार और बंगाली भाषा में कविता लिखने वाले, ज्यादा कविता लिखने वाले ये हैं। और गीतांजलि इनकी बड़ी फेमस और पहली भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। उसके बाद है गीतांजलि कह सकते हो आप, गीतांजलि बड़ी फेमस है, इनकी पहली रचना कह सकते हो आप, ठीक है। कौन? आपका रविंद्रनाथ टैगोर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। जन्म भाई रविंद्रनाथ टैगोर का, तो ये 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ है। खैर डेटे नहीं पूछता है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। यहाँ पे गुरु पूछेगा इनका, उपनाम, हाँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इनकी उपनाम बहुत है भाई, उपनाम। रविंद्रनाथ टैगोर को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता है, गुरु कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको भाई? गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव हो गया, ठीक है। प्लस और किस नाम से जाना जाता है इनको? तो भानु सिंह ठाकुर भी कहा है इनको भी, भानु सिंह ठाकुर के नाम से भी इनको जाना जाता है। दूसरा नाम क्या हो गया इनका? भानु सिंह ठाकुर। तीसरा नाम क्या है इनका? तो इन्हें कबीर गुरु भी कहा गया, कबीर गुरु भी कहा है इनको भाई, ठीक है। चौथा जो नाम रहेगा वो क्या है इनका भाई? तो चौथा नाम इनका विश्वा काबी के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, मुझे पता है, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि 15 क्वेश्चनों के साथ मैं आपको 150 क्वेश्चन ऐसे देके जाऊं, 150 क्वेश्चन ऐसे देके जाऊं कि अगले पेपर में आपको इनसे बाहर कुछ भी ना मिले। कोशिश रहेगी कि एक आधा क्वेश्चन तो फंसे ही फंसे, है ना, एक आधा क्वेश्चन तो फंसे ही फंसे। तो ठीक है, विश्वकाव्य भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना, किसको लेकर के? रविंद्रनाथ टैगोर जी को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगले भाई आपके कौन है जिनकी हम यहाँ पर बात करेंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन आपके? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की तरफ लौट चलो, ये नारा प्रसिद्ध किसका था? इन्हीं का था। आर्य समाज की स्थापना पूछे आप लोगों से दोस्तों, तो यही है 1875 में। कहां पर भाई? आपका बंबई में इन्होंने स्थापना करी थी, आपने ध्यान रखना है। मूल नाम क्या था इनका? मूल नाम था इनका मूला शंकर के नाम से इनको जाना जाता था। ब्राह्मण परिवार में थे दोस्तों, ध्यान रखना। और काफी एक्चुअली क्या था कि इनको शिव शक्ति के बारे में, शिव भगवान के बारे में काफी बताया गया। ये एक बार मंदिर में चले जाते हैं, इनसे भी जुड़ी हुई कहानी, एक बार मंदिर में चले जाते हैं, आपकी 3rd क्लास के अंदर है, जब हम कभी 3rd क्लास में पढ़ते थे उस समय कहानी है इनकी, मूला शंकर के नाम से है, हिंदी में कहानी होती थी इनकी। अब पता है या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरे को तब की कहानी याद है। तो इन्होंने क्या देखा कि मंदिर में जो आपका शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर चूहे दौड़ रहे हैं, तो इन्हें लगा कि ये तो वो शिवलिंग है ही नहीं, वो शिव शक्ति है ही नहीं, जिस शिव शक्ति के बारे में हमें पढ़ाया गया है कि वो शक्ति इतनी बड़ी है। अगर वो शक्ति इतनी बड़ी है तो फिर चूहे कैसे दौड़ रहे हैं? इनके दिमाग में बात घूमी। और जो परिवार ब्राह्मण है इस बात का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो परिवार वाले, जरूरी सी बात है, ऑफिशियली सी बात है कि वो नाराज तो होंगे। अब ये बनना चाहते थे क्या? संत फकीर। और एक बार ऐसा होता है कि इनके पिता इनको मना करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि एक नदी पार कर रहे होते हैं, उस नदी में एक मगरमच्छ ने इनको पकड़ लिया, और जब मगरमच्छ इनको निगलने वाला होता, उस समय प्रॉपर फोटो दिखा रखी थी 3री-4थी क्लास के अंदर। मैं आपको फोटो दिखा के चलूंगा एक दिन, किसी ना किसी दिन, क्योंकि काफी बार मैं इसका जिक्र करता हूं तो लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता कि सर को 3री-4थी क्लास की बात याद भी होगी। तो होता क्या है, वो बोलते कि पिताश्री अब मैं मर तो रहा ही हूं, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं एक सन्यासी जीवन जीना चाहता हूं, आप मेरे को आशीर्वाद दे दो ताकि मैं सन्यासी जीवन जी सकूं। और जब ये बात उनके पिता के कानों, तो उन्होंने रोते हुए देखा कि बेटा तो मर तो रहा ही है, कुछ किया तो जा नहीं सकता, तो अब उन्होंने बोला चल ठीक है, तू सन्यासी जीवन जी लेना। ऐसा जैसे जैसे बोला, कुदरत की माया या कुछ भी समझो आप, होता क्या है कि मगरमच्छ ने मूला शंकर को छोड़ दिया, जो कि वही मूला शंकर आगे चल करके आपके क्या बने हैं? दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, फेमस हुए। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी आपका, तो इसको भी लेकर के हम बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका जिसकी हम यहां पर बात करेंगे इनकी
कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, वेद सिद्धांत, इन्होंने काफी कुछ लिखा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। मेरी फिर विनती है, नंबर विनती है आप लोगों से, एक बार चैनल को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जिसके हम बात करें, मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है। तो अगला टॉपिक क्या आएगा आपका, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछेगा भाई आप लोगों से, हवाई अड्डे पूछेगा ना। सबसे पहला क्वेश्चन तो बड़ा फेमस क्वेश्चन मेरा ही रहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 रहता कि भारत का वह राज्य कौन सा जो जिसके पास सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, है ना। तो दोस्तों वो है आपका यूपी के अंदर कितने आपके 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये ध्यान रखना, 5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे यूपी के अंदर है। पहला क्वेश्चन अब पूछेगा सबसे बड़ा आपसे पूछेगा सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान रखना, आपने क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता है, क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछता है तो ध्यान रखना कौन सा आपका कहां पर हैदराबाद के अंदर, ये रहा ना पहला ऑप्शन। इसका जो आंसर रहेगा, इसका तो स्वामी विवेकानंद रहेगा, हो गया। इसका आंसर क्या रहेगा, चेन्नई रहेगा। तो अब मीनाबक्कम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो कहां पर चेन्नई है, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 5,500 एकड़ में फैला आपका हैदराबाद। इसको राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बोला जाता है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बोला जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये कहां पर आपका हैदराबाद के अंदर है, ध्यान रखना, तेलंगाना को सेवाएं देता है, ठीक है। तो हैदराबाद में सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग मैंने बताया ना 5,500 के आसपास, तो मैंने नोट करा था कहीं भाई, देखता हूं, हाँ 5,500 एकड़, बिल्कुल सही नोट किया। 5500 एकड़ में फैला है आपका, ये ध्यान रखना। और एक और चीज लिखना, नोट डाल के लिखना, नोट, भारत का सबसे वेस्ट 6वां आपका एयरपोर्ट है, कौन सा आपका भारत का वेस्ट सबसे 6वां एयरपोर्ट जो रहेगा आपका, वो कौन सा आपका, तो राजीव गांधी एयरपोर्ट है दोस्तों, ध्यान रखना आपने। कौन सा एयरपोर्ट आपका, राजीव गांधी एयरपोर्ट। आपसे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पूछे तो यूपी के अंदर है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पूछे आपसे तो ये कहां पर आपका, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर है ना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद बताता हूं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की भी सबसे वेस्ट है, वेस्ट की बात करें, सबसे वेस्ट अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं कराने वाला, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा वाला कौन सा आपका, तो श्रीमती इंदिरा जो गांधी है आपका, गांधी जो एयरपोर्ट है, ये कहां पर आपका, तो ये सबसे वेस्ट है, दिल्ली के अंदर। कहां पर आपका, ये दिल्ली में है, ये आपने ध्यान रखना, कहां पर आपका, दिल्ली में। एक एशिया का सेकंड सबसे बड़ा बन रहा आपका जेवर के अंदर बन रहा, उसका कार्गो बन रहा आपका, तो वो जेवर के अंदर है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज लगती है तो दोस्तों आप उसको स्लो कर सकते हैं, आपके हाथ में है चीजें, आप स्पीड को स्लो करिए, लेकिन चीजें नोट जरूर करिए। ये कहीं ना कहीं एक बहुत प्यारा सा सेट बन जाएगा आपके पास, जितना मैं आपको कला से कराऊंगा यहां पर, उस सेट से आपको बहुत कुछ संभावनाएं बनेंगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका होगा कि हाँ हमें बहुत सी चीजें आती हैं। लगभग मैं ये बात करूं, जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है वो तो आपके रिपीटेशन में आएंगे, आने वाले नए क्वेश्चंस भी आपको मिलने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। लेकिन प्रेम दिखाएंगे, ये मैंने आपको बताया ही अभी, ठीक है, ओके। उसके बाद पूछा जाता सबसे छोटा जो आपका एयरपोर्ट है, ये कहां पर है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे छोटा जो एयरपोर्ट है ये आपका बल्केज हवाई अड्डा, आपका बल्केज हवाई अड्डा, ये कहां पर है, क्वेश्चन मेरा आप लोगों के लिए। बल्केज हवाई अड्डा है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसमें केवल 20 सीट वाला जो विमान है, विमान आपका 228 यही उतर सकता है, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर है, बन सकता है। वर्तमान में उड़न्य जो मंत्री थे आपके भी, कौन थे आपके, अगर पूछा जाए आपके 17वीं लोकसभा के अंदर जो उड़न्य मंत्री कौन से, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, ये भी आपने, इसका भी आपने ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, ठीक है, ओके। उसके बाद भाई आपका कैंपगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, कैंपगोड़ा कहां पर है, कैंपगोड़ा बेंगलुरु में। बेंगलुरु के अंदर कौन सा हवाई अड्डा आपका, तो कैंपगोड़ा, कई बार पूछ लेता कैंपगोड़ा, इस बार ये भी पूछ सकता है कैंपगोड़ा हवाई अड्डा कहां पर आपका, तो ये बेंगलुरु के अंदर है। चेन्नई वाला मैंने बता दिया, हैदराबाद में राजीव गांधी है। कोयम्बटूर कहां पर आपका, तो ये कहां पर, कोयम्बटूर की अगर बात करें तो ये भी आपने ध्यान रखना, कैंपगोड़ा होगा, कोयम्बटूर कहां पर आपका, चलिए शाबाश। चेन्नई तमिलनाडु, राजीव गांधी, कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय आपका कोयम्बटूर में ही है, इसका भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपके बीच में रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
के जीवन से जुड़े थे। कौन से राज्य? हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, है ना। किसका क्वेश्चन पूछ लिया? हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा राज्य? गांधार, गांधार, गांधार भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद कौन सा आपका? मगध, मगध भी नहीं है भाई, मगध भी पूछ रहा है, ठीक है। अवंतिका, फिर क्या पूछ रहा है आपका? अवंती, कौन सा भाई आपका? अवंती। और चौथा कौन सा आपका भाई? कौशल, कौशल, कौशल। तो आंसर क्या रहेगा? किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है। ये तो वही बात आ गई, दूसरा क्वेश्चन आपका महात्मा बुद्ध का यहाँ पर पहुंच चुका है ना। तो इसका आंसर क्या रहने वाला? आपका कौशल रहने वाला है, ध्यान रखिए, कौशल। तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी आंसर रहने वाला है। कौशल से महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है। देखिए ओरिजिनल पेपर है दोस्तों, स्टंप लगी हुई है, ठीक है, 111 आर लिखा भी हुआ है, सारी चीजें। गांधार की बात करें दोस्तों, ध्यान रखेंगे एक बार, ये हो गया आपका कौशल से महात्मा बुद्ध का संबंध कौशल से रहा है, ये आपने जरूर ध्यान रखना है बुद्ध के समय में। और कौशल की जो राजधानी थी, पहले इसी को ले लो एक बार, कौशल के समय में जो राजधानी थी, राजधानी श्रावस्ती। राजधानी क्या थी? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौशल की राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती क्या रही है? कैपिटल ऑफ कौशल रही है। कौशल की राजधानी की बात हो रही है तो श्रावस्ती, ठीक है। जिस 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 दिल से, जिस प्रेम से, जिस हृदय से खुश होकर के मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी हिसाब से आप एक बार देखिए। सब्सक्राइब भी से कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे स्टूडेंटों को भी चीजें दिखा रखी, लेकिन एक संख्या है जो कहीं ना कहीं एक टीचर को मोटिवेशन का काम, एक टीचर के लिए मोटिवेशन का काम करती है, खास तौर पे यूट्यूबर के लिए अगर मैं बात करूं तो, है ना। ऑफलाइन में तो चलो 10 को भी पढ़ा सकते हैं, 15 को भी पढ़ा सकते हैं, 500 भी पढ़ाए जा सकते हैं ना। लेकिन यूट्यूब के ऊपर अगर हम मेहनत कर रहे हैं, वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ अगर मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो बनता है, लेकिन वो आप लोगों के बिना कुछ संभव नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं हमें भी टेक्निकल कुछ कमी रही होंगी, बट ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, पर आप प्रेम दिखाए तो चीजें दूर हो सकती हैं। तो थोड़ा प्रेम दिखाने की कोशिश एक बार जरूर करना। तो कौशल से संबंध रहा, आंसर कौशल रहा है। श्रावस्ती क्या रही? इसकी राजधानी रही है। उसके बाद बात करें गांधार, गांधार की बात कर लेते हैं। हो सकता है इस बार गांधार पूछ ले आपसे, है ना। इस बार क्या पूछ रहे आपसे? गांधार पूछ ले भाई। तो 16 महाजनपदों में से एक था ये गांधार भाई। आपका जो 16 चारों के चारों थे जनपद में, 16 महाजनपद जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना प्राचीन, उसमें 16 महाजनपदों में से एक था। चलो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। आपने अगर स्क्रीनशॉट लेना तो देख सकते हैं। देखिए गांधार, गांधार की बात हो रही है। तो आपका 16 जनपदों में से एक था ये, 16 में से एक था महाजनपद भाई आपका महाजनपद। राजधानी क्या रही इसकी? तक्षशिला, तक्षशिला। वर्तमान में तक्षशिला को किस नाम से जाना जाता है? रावलपिंडी, रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, रावलपिंडी, ठीक है। रावलपिंडी कहां पर? आपका पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। इसे ज्ञान की नगरी भी कहा जाता है, ज्ञान की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो उस समय भारत का हिस्सा थी गांधार। राजधानी पूछेगा गांधार की तो तक्षशिला, तक्षशिला ज्ञान की राजधानी रहा है, और वर्तमान में रावलपिंडी, आपने इसको ध्यान रखना, ठीक है, ओके। अगला क्या था भाई आपका? इसकी बात करें, शिक्षा की नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, आपने इसको भी विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगला अवंती, अवंती कौन सी भाई आपका? अवंती, अवंती, अवंती। ये जो अवंती था ये भी आपका महाजनपद था, महाजनपद था दोस्तों, ठीक है। 16 में से इस अवंती, 2 अवंती थी आपकी, 2 अवंती थी, दक्षिण अवंती और आपकी मैं बात करूं आपका उत्तर अवंती, नॉर्थ अवंती और दक्षिण अवंती, ठीक है। ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना, बट इतना रखना, इसकी जो उज्जैनी इसकी क्या थी? राजधानी थी, जिसे तुम उज्जैन के नाम से जानते हो आजकल, ठीक है। उज्जैनी इसको राजधानी थी, ठीक है। दक्षिण अवंती की महेशमती, दक्षिण जो अवंती थी इसको लिख लेना। दक्षिण अवंती की जो राजधानी थी, ज्यादा डीप करेगा तो महेशमती, महेशमती और अंबा बाहुबली देखी थी ना, है ना, वो आप समझ गए होंगे। तो वो वाली जो महेशमती है वो आपकी किसमें? दक्षिण अवंतिका की राजधानी रही है, ये आपने ध्यान रखना है। और नॉर्थ अवंती की बात करेंगे तो उज्जैनी इसकी राजधानी रही है, ठीक है। अगला क्या बच गया आपका? क्या क्या होगा? अवंती होगा, गांधार होगा, मगध बात किया, मगध, है ना। मगध की राजधानी क्या रही है? मगध, मगध की जो राजधानी रही है वो राजगृह राजधानी रही है। बाद में क्या बनी है? पाटलिपुत्र बनी है दोस्तों, ध्यान रखना, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बनाई है। उसमें बाद में मगध में से जो नंद वंश को
कुर्सी से उतार करके नंद वंश को, किसको, नंद वंश को कुर्सी से उतारा, है ना, गद्दी से उतारा चाणक्य की मदद से, है ना। इनका नाम, पुराना नाम क्या था, विष्णुगुप्त इनका नाम था दोस्तों। विष्णुगुप्त चाणक्य पुस्तक थी इनकी अर्थशास्त्र पुस्तक थी, ध्यान रखना दोस्तों। और गुप्त आपका किसने, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले भी कौन थे मगध पर, आपके विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें आगे चल करके आपके बिंदुसार होते हैं, जिसमें आगे चल करके आपके अशोक, सम्राट अशोक होते हैं। अंतिम जो राजा होता बृहद्रथ होता, मगध पर शासन करने वाला पहला वंश भी कौन सा होता आपका, बृहद्रथ, जहां से आपका जरासंध निकलता है। और इसी वंश का अंतिम, इसी साम्राज्य का अंतिम वंश भी बृहद्रथ होता है, ध्यान रखना। मगध पर राज करने वाला पहला बृहद्रथ और अंतिम भी बृहद्रथ ही होता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बीच में जरासंध, मौर्य, फलाना ढिमकाना सब, बिंदुसार आपका ना, अजातशत्रु ये सारे के सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमने अभी डीप से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट यूरेनियम माइन इन इंडिया, यानी कि अगला जो क्वेश्चन आपका भाई किससे आ गया, खदानों से पूछ लिया, खदानों से। और खदानों में क्या पूछ लिया इसने, ना लोहा पूछा, लोहा भी नहीं पूछा है, सोना भी नहीं पूछा है, ठीक है। इसने क्या पूछ लिया, ना चांदी पूछी है, ठीक है। इसने क्या पूछा है, यूरेनियम पूछा है दोस्तों, ना ही इसने लिथियम पूछा है, लिथियम, ठीक है। खनिज के बारे में पूछ रहा है। शॉर्टकट में बता के जाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से बता के जाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना। क्या पूछा इसने, भारत का सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान, जादू, ये वो कहोना प्यार में ना, जादू, ऋतिक रोशन के साथ, जादूगुड़ा कौन सा, कहां पर भैया, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जादूगुड़ा कहां पर है, इसका आंसर ये आपका हो गया। जादूगुड़ा कहां पर आपका, तो झारखंड में है। जैसे झारखंड, और झारखंड में किसकी जेल, उसकी है। 2 सीएम आपके अंदर है अभी फिलहाल, 2 सीएम अंदर है आपके। एक झारखंड के हेमंत सोरेन शायद अंदर है, और एक आपके अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब, जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी के आपके तीसरी बार सीएम थे, उनको भी अंदर कर दिया गया है ना। चलिए, तो झारखंड में है आपका जादूगुड़ा, यूरेनियम की जो बेहतरीन खान है वो वहां पर है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं, एक बार आपके कुछ इनकी बात कर लूं एक बार मैं, ठीक है, ओके। लोहे की बात करें, लोहा कहां पर मिलता है भारत के अंदर, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन रहेगा आपका। तो लगभग 50% लोहा, ध्यान से सुनना भाई, 50% लोहा इंडिया में मिलता है। कहां पर मिलता है, इंडिया में मिलता है। विश्व का, किसका, विश्व का 50% है, ठीक है। लोहे के बारे में लोगों को जानकारी कब हुई थी, तो ये आपका वैदिक सभ्यता में, याद रख लेना, वैदिक सभ्यता में लोहे के बारे में लोगों को लगभग 1000 ईस्वी पूर्व लोहे के बारे में लोगों को जानकारी हो चुकी थी। ध्यान रखना, भारत में लोगों को लोहे के बारे में जानकारी, ये काफी बार पूछा जाता है कि, और ये इसका सर्टिफिकेट एफई होगा शायद, मेरे ख्याल में एफई होगा। साइंस थोड़ी सी वीक है मेरी, ठीक है, बट इतनी तो है कि मैं अग्निवीर वालों को तो करा ही दूंगा। जब अगली बार जब हम मिलेंगे, आज पूरा तो नहीं हो पाएगा, काफी लंबा सेशन हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं पेपर को कराना चाहता हूं उस तरीके से अगर आप पेपर करते हैं तो यू वन द मैच 100% भाई, ठीक है। तो 50% इंडिया में लोहा होता, कहां पर होता आपका, तो राजस्थान, RAJ पूछ सकता है। उसके बाद कहां पर आपका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा भी आपका, उड़ीसा में भी होता है। उसके बाद कहां पर आपका, छत्तीसगढ़ में भी होता है ना, और छत्तीसगढ़, और साथ में अगर हम बात करें झारखंड में भी मिलता है, गोवा में भी मिलता है। ये आपने इसको ध्यान रखना, ठीक है। किसकी बात हो रही थी, लोहे की बात हो रही थी। और सिटी ऑफ आयरन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है ना, लोहे की सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, ये क्वेश्चन मेरा तुम्हारे लिए है भाई। चलिए शाबाश, इसको कमेंट्स करके जरूर बताएंगे, आयरन सिटी किसे कहा जाता है, आयरन सिटी, या सबसे ज्यादा लोहा किस सिटी में होता है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लोहा सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आप लोगों ने ध्यान रखना, पूछेगा आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद बात हो रही थी तांबा, भारत में तांबा कहां पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो राजस्थान में भाई, राजस्थान में कॉपर जो आपका बात करें, जैसे आपका ये खेतड़ी सिंघाड़ा वगैरह में है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद हमने यहां पर बात करी थी आपका सबसे बड़ी, एक लोहे को लेकर के सबसे बड़ी खदान, लोहे की सबसे बड़ी जो खदान है लोहे की, कहां पर आपकी, चिड़िया खदानें हैं। कौन सी खदानें हैं,
खदान का नाम है चिड़िया खदान। जैसे ये पूछ रहे हैं ना जादूगुड़ा, इसी चिड़िया खदान है जो सबसे बड़ी लोहे की खदान है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, मिलता कहां कहां पर है ये मैंने आपको बताई दिया। तांबा भाई राजस्थान झारखंड में भी मिलता है आपका, तांबा राजस्थान होगा प्लस आपका झारखंड होगा प्लस आपका कहां पर रहेगा, और आपका एमपी में भी मिलता है। कहां पर मिलता है आपका, एमपी में भी मिलता है, ये आपने इसको ध्यान रखना। अगला एक और था भाई आपका सोना। सोना सबसे ज्यादा, सोना है ना, ये कहां पर, कर्नाटक वगैरह में आपका सोना सबसे ज्यादा मिलता है, इसका भी आपने ध्यान रखना है, कर्नाटक का, ठीक है। सिल्वर पारा वगैरह सर आपका यहीं पर मिलता है, ये क्वेश्चन भी आपका शानदार यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब है मनावल कुरुची, वासी, गोरीबिदानूर, ये कहां पर है, ये भी आप लोगों ने इनको भी एक बार देखने की कोशिश करनी है। गोरीबिदानूर कहां पर है, वासी कहां पर है, और मनावल कुरुची कहां पर है, ये आप लोगों से पूछी जा सकते हैं, इनका आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छी क्वेश्चन है। गोरीबिदानूर की बात करेंगे तो कर्नाटक के अंदर है, ये कहां पर आपका, कर्नाटक में है, ये ध्यान रखना आपने। इन दो आपके रह गए, इनको आप एक बार चेक कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, बट जितना इस पर पॉसिबल मेरे से बन रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों से पूछ लिया भाई, जनजाति का क्वेश्चन। देखो महात्मा बुद्ध से इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन बने आपकी, ठीक है। और उसके बाद जनजाति से दूसरा क्वेश्चन आ गया है। जनजाति से भी अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया है कि खासी और गारो जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, खासी गारो जनजाति। तो आंसर क्या रहेगा इसका, आंसर रहने वाला है मेघालय। क्या रहने वाला है, मेघालय। तो सबसे पहले दोस्त बात करें कौन सी जाति, खासी और गारो, किसकी बात हो रही है, खासी और गारो। क्षेत्र भी है भैया, है ना, क्षेत्रों के नाम पे ही जनजातियों के नाम रख देते हैं लोग, ध्यान रखना। जनजाति मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए, खास तौर पे आर्मी वालों के लिए, ठीक है। ओके, अब आगे बात करते हैं। दिल्ली पुलिस में भी पूछा जाता था बहुत बार में, मेघालय यानी कि बादलों का घर, बादलों का घर के नाम से किससे जाना जाता, तो मेघालय, ठीक है। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता, पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो आपका मेघालय ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नागालैंड के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है आपकी, तो नागा जनजाति पाई जाती है मुख्य तौर पर, तो अगर हम बात करें तो, ठीक है। ओके, मिजोरम के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा बन जाता है। आज इसमें कोनियाक भी है, तंगखुल भी है, सेमा भी है नागालैंड में, तेंगयाल भी है, कौन सी आपकी तुंगयाल है, सॉरी तंगुयाल है आपका, ये भी यहीं पर है। कोनियाक है, कोनियाक जनजाति भी आपकी नागालैंड के अंदर है, ठीक है। मिजोरम में कौन कौन सी है, तो मिजोरम की भी बात करेंगे भाई, है ना। मिजोरम के अंदर कौन कौन सी है, तो मिजोरम के अंदर है आपकी भाई लुराई है, लुराई जनजाति, प्लस कौन सी भाई आपकी रालते भी है आपकी, लुराई है, लारते है आपकी। उसके बाद पावी भी है, प्लस पाहिते भी आपकी मिजोरम के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना। तो मिजोरम हो गया आपका, नागालैंड हो गया, मेघालय, मणिपुर हो गया। कुकी और मेती जनजाति कहां पर आपके, मणिपुर में, जहां आपका आग के हवाले हुई रखा फेमस है। कुकी भी होती है नागालैंड के अंदर भी, कुकी प्लस मेतई जनजाति जो आपकी ये कहां पर, मणिपुर के अंदर है। मणिपुर के अंदर है कुकी और मेतई, क्योंकि आप लोगों को पता कुकी और मेतई को लेकर के तो काफी कुछ बवाल मचा हुआ है, ये भी आपको इनके बारे में आपको पता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका जिसके हम यहाँ पर बात करने वाले। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर है, बिल्कुल। इसका जो ऑप्शन रहेगा भैया आपका भूमध्य रेखा, यानी कि एक आपका ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन पूछा तो रेखाओं से क्वेश्चन पूछ लिया, नोट कर लें, रेखाओं से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भूमध्य रेखा आपकी कहां पर है, 0 डिग्री पे, ये आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है दोस्तों, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 था रही, हाँ चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है, यानी कि आप क्या पूछ रहा है, आपका त्योहार पूछ रहा है, आयोजन, फेस्टिवल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, त्योहार। अगला क्वेश्चन आपका त्योहार से आया है दोस्तों, त्योहार कंबाला आपका। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि कंबाला क्या होता है, कंबाला में होता क्या है, ठीक है। कंबाला में जो होता है क्या होता है, आपकी भैंसों की दौड़। अब आपसे इस क्वेश्चन को घुमा के रख ले कि भैंसों की दौड़ किस में होती है, भैंसों की जो दौड़ है दोस्तों, भैंसों की दौड़ किस में होती है, तो ये आपकी भैंसों की दौड़ जो आपकी कंबाला, जो आपका प्रोग्राम इसमें होती है, कंबाला में होती है। उसके बाद कहां पर होती है आपकी, तो ये आंसर रहेगा इसका कर्नाटक में। कहां पर होती है आपकी, कर्नाटक। इसमें बैलों की दौड़ भी, कलरी पट्टू वगैरह भी होते हैं, इसमें बैलों की दौड़ भी होती है, कीचड़ में भी दौड़ होती है, कई है यहाँ पर आपका। तो आयोजन यहाँ पर पूछ रहा है ये, तो आयोजन, इसका तो आंसर क्या रहेगा आपका,
इसका आंसर आपके बीच में कर्नाटक राज्य रहेगा, लगभग 700 वर्ष पुराना। लिखा भाई कर्नाटक इसका आंसर रहेगा, लगभग 700 वर्ष पुराना प्रोग्राम है, 700 वर्ष पुराना आपका है। और साथ ही एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर भाई आपका ये रहने वाला है, क्या ये भगवान शिव को, किसको भाई, भगवान शिव को समर्पित है, शिव को समर्पित है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपका तीसरी अगर मैं यहां पर बात करूं आपकी, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया भाई, भूमध्य रेखा की जो लंबाई थी वो मैं बताना भूल गया आप लोगों को, एक बार मैं पीछे बैक चलूंगा, ध्यान रखना, वो मेरे पास नोट थी भाई, है ना, भूमध्य रेखा की लंबाई, ठीक है, बता नहीं पाया तो ध्यान रखना कि बार आ सकता है आपके बीच में क्वेश्चन। तो किलोमीटर में आएगा तो 40,000 किलोमीटर भाई, है ना, 40 इकाई सैकड़ों हजार 10,000 किलोमीटर है। और साथ में अगर मील में आ जाएगा तो मील की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा आपका 24,900 मील, मील भूमध्य रेखा की लंबाई की बात यहाँ पर हुई है, ठीक है। वापस आते हैं अपने त्योहारों पर, ठीक है, तो कम्बाला हो गया आपका, केरल हो गया, उसके बाद है फेमस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, थोड़ी सी इनकी कि भाई कौन कौन से उत्सव यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं, केरल तमिलनाडु को ले लेते हैं। तमिल जो नाडु है, तमिलनाडु में कौन कौन से प्रमुख त्योहार होते हैं इनकी हम बात करें तो ये आपका भेगी है, पोगल है, थाई भेंगी है, उसके बाद क्या आपका पोगल है, पोगल है, फिर क्या आपका थाई है, भेंगी, पोगल, पोंगल, थाई, ये है भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका एक मामलापुरम नृत्य भी है भाई, ये भी आपने ध्यान है, मामलापुरम नृत्य, कौन सा मामलापुरम नृत्य है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ये पूछ रहा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना, फिर मैं एक बार बीच में आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रियल में विनम्र विनती है मेरी, 15 से 20 इसी प्रकार के सेट आपके साथ मेहनत करके डालूंगा, और अग्निवीर के लिए रामबाण क्लासें होने वाली हैं, ये मेरा वादा रहा। जिसकी जीएस आपको लगेगा कि काफी मेहनत करी गई है आप लोगों के लिए, पेपर आपका ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपरों के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए भगवान कोई नहीं है, मैं ये नहीं कहता, मैं गारंटी नहीं लेता, हम अपनी तरफ से जो एनालिसिस, जो उज्जवल परिवार की जो टीम है वो एनालिसिस करती है, एनालिसिस करके मुझे बताया जाता है कि सर आप इस प्रकार से करेंगे तो कोशिश रहेगी, है ना, पूरी टीम मिलकर के काम करती है, तो आप ये नहीं सोचना, ठीक है, कोशिश करना आपने। तो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, इनमें जो आपके अलग अलग जो महोत्सव वगैरह है दक्षिण के, वो भी आपने इनको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका 11, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर होता है, तो बॉम्बे में होता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, यहां ध्यान रखना, देखिए प्रथम जो अधिवेशन है ये तो बॉम्बे होगा, कहां पर आपका, बॉम्बे में होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद प्रथम अध्यक्ष पूछता है, प्रथम अध्यक्ष पूछता है, ये आप बता देते हैं, मुझे पता, उमेश चंद्र बनर्जी या जो भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद महासचिव पूछता, प्रथम सचिव पूछा जाता है, सचिव, इसको जानने के लिए तुमसे पूछा जाता है कांग्रेस की स्थापना 1885 में, कब आपका 1885 में, ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा, ह्यूम के द्वारा। तो ह्यूम क्या आपके सचिव हैं, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी वो सचिव हैं, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, हम महासचिव रहे हैं, सचिव या महासचिव एक ही बात है, ठीक है, महासचिव करना, महासचिव। और प्रथम अध्यक्ष जैसे मैंने नाम लिया ही था, व्योमेश चंद्र जो बनर्जी हैं, ये आपके प्रथम अध्यक्ष रहने वाले हैं, ठीक है। प्रथम अधिवेशन हुआ कब है, तो 28 दिसंबर 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ, 72 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके बीच में आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो ये थी क्या कांग्रेस आपकी, कांग्रेस की अगर हम बात करते तो पहला अधिवेशन यहाँ पर बॉम्बे के अंदर हुआ, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें कर लेता हूं मैं, बॉम्बे हो गया, इसी बॉम्बे से हमें याद आती है बम्बई। दोस्तों ध्यान रखना, बम्बई या बॉम्बे की बात करेंगे या बम्बई की बात करेंगे तो 1 मई 1960 को इसके 2 टुकड़े किए गए। एक क्या बनाया गया, गुजरात, दूसरा क्या बनाया गया, महाराष्ट्र। जो लोग मराठी भाषा बोलते थे तो इसलिए दोनों स्टेट आपके 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करी हमने किसकी, तो किस द्वीप पर है, तो ये सालसेट द्वीप पर है, सालसेट द्वीप पर है। दोस्तों बम्बई की अगर आज हम बात करते हैं तो द्वीप पर किस पर आपकी, बम्बई सालसेट द्वीप पर है। वर्तमान में इसका नाम चेंज तो हो गया, चेंज क्या हुआ इसका, महाराष्ट्र बन गया। अब राजधानी है बम्बई आपकी, मुंबई क्या है, राजधानी है।
भारत की वाणिज्य राजधानी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, वाणिज्य राजधानी कौन सी आपकी, तो ये मुंबई है, ये आपने ध्यान रखना। सालसेट द्वीप पर आपकी है, ये भी आपने ध्यान। सेबी का हेडक्वार्टर अगर आप लोगों से पूछे, सेबी का हेडक्वार्टर, सेबी का हेडक्वार्टर अगर आप लोगों से पूछे तो ये भी यही है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर आपसे पूछे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर आपसे पूछे, एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर पूछे, आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछे, तो सारे के सारे यहां पर आपके। फिल्म नगरी पूछे तो बम्बई मेरी जान, ठीक है, बम्बई मेरी जान, जान बोलती तो ना हिल गया हूं। चलिए दोस्तों अगली बात करेंगे सूरत की। सूरत कहां पर आपका, तो गुजरात के अंदर दोस्तों, गुजरात। गुजरात में क्या आपका सूरत है। सूरत को लेकर के क्वेश्चन नंबर 1, देश में स्टील वेस्ट से सड़क आपकी सूरत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, कब आपका, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 1613 में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक जो कोठी की स्थापना कहां पर करी है, तो सूरत में करी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो सूरत को कपड़े के लिए फेमस किसने किया, तो डचों ने। किसने किया, डचों ने किया, ध्यान रखना। वर्तमान में देश में हीरे को तराशने का सबसे बड़ा कारखाना, हीरा तराशने का सबसे बड़ा कारखाना सूरत है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन आपके बीच में, ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली की जब बात करोगे आप दोस्तों, ध्यान रखना, दिल्ली राजधानी कब बना दिल्ली, तो ये 1912 में राजधानी बना। साथ ही हम बात करें दिल्ली से पहले राजधानी क्या थी, तो कोलकाता थी। कोलकाता की बात करें तो सुल्तानाती गोविंदपुरा। कौन सा आपका, सुल्तानाती गोविंदपुरा, आपका गोविंदपुरा प्लस कोलिकता, किसको भी, कोलिकता, 3 गांवों को मिलाकर के कलकत्ता की स्थापना की गई थी। दोस्तों ध्यान रखना, कलकत्ता राजधानी कब से कब तक, 1774 से और आपका 1911 तक राजधानी रही। राजधानी घोषणा कब करी गई दिल्ली की, तो 1911 में करी थी। राजधानी की घोषणा किसने, जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। दोस्तों ये आपने ध्यान रखना, बड़ा प्यारा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि जॉर्ज पंचम ने इसकी राजधानी की घोषणा करी थी कि दिल्ली राजधानी बनेगी, उस समय राजा थे। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 12, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहां पर है, यानी कि किसकी बात हो रही है, अकादमी की बात हो रही है। अकादमी मसूरी, कहां पर आपका, मसूरी। ठीक है, ओके, मसूरी की बात हो रही है। एक आपसे पूछा जाएगा नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए, जिसको तुम करते रहते हो, ये कहां पर आपका, देहरादून में है। देहरादून में, इसका आंसर क्या होगा, मसूरी हो गया, देहरादून हो गया। लबसना है ना, वो भी तो है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आईपीएस कहां ट्रेनिंग करते हैं, वो भी आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मसूरी हो गया। एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी की बात करें तो देहरादून है। उसके बाद आपका एक है राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज अकेडमी, राष्ट्रीय मिलिट्री जो कॉलेज है आपका, ये कहां पर है, तो ये भी देहरादून में है। देहरादून में दोस्तों ध्यान रखना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं है ये। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज की बात करी मैंने, स्कूल वो जो आपके 6-7 हैं उनकी बात अलग हो रही है। ठीक है, ओके, उसके बाद शिमला मसूरी हो गया। ठीक है, अगला बात करते हैं हम भाई, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी आपकी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर जो नहर है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका ये पूछा गया, यहां पर भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर, तो ये क्या रहने वाली आपकी, इंदिरा गांधी रहने वाली है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ओके, उसके बाद भाई आपका 14, राज्यसभा के सदस्य की भी बात करनी तो चाहिए मुझे थोड़ी सी ना, चांदवी भी, चलो कर लेता हूं। 10 मिनट की क्लास, 5-7 मिनट और लग सकते हैं आपकी क्लास में। चलिए बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर आपकी इंदिरा गांधी नहर है। ये कहां से, सतलुज आपका पंजाब से अगर मैं बात करूं यहां पर इंदिरा गांधी नहर की, तो ये आपका कहां से भाई, सतलुज और व्यास नदियों के आपका हरिके बैराज, कहां से आपका, हरिके बैराज से निकलती है। और कहां पर आपका, राजस्थान में, कहां पर आपका, मरुस्थल में आपके विलय हो जाती है और सिंचाई के काम आती है। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना, इसका आपने ध्यान रखना। सर हिंद की बात करेंगे तो ये सतलुज पंजाब में भी आपका, पंजाब में रोपड़ वगैरह क्षेत्र के अंदर ये आपकी काम आती है। यमुना की बात करोगे तो यमुनोत्री है आपका, और हाथनीकुंड बैराज आपने सुना होगा, हरियाणा के अंदर है। यमुना नदी के किनारे कौन सा आपका बसा हुआ है, दिल्ली बसा हुआ है। और यमुना नदी का विलय कहां पर होता है, तो आपको पता है कहां पर होता है, ये आपका होता है प्रयागराज के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जिसके हम यहां पर बात करने वाले हैं।
चलिए शाबाश, शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज हम एक सेक्शन को खत्म करने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको 3 वीडियो में सेक्शन प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से सेक्शन मिलेंगे। अगर आप इस प्रकार के 20 सेट कर जाते तो वारे आ रहे हैं आपके, ठीक है। चलिए, टीम ऑफ राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहने वाला है? 6 वर्ष रहने वाला है, ठीक है ना। 5 रहेगा। 5 में बात करें तो 5 आपका लोकसभा का प्लस आपका विधानसभा आपका, ठीक है। लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति प्लस आपका उपराष्ट्रपति प्लस आपका राज्यपाल आपका, ठीक है, प्लस आपका कह सकते हो लोकसभा, राज्यसभा, और साथ में क्या रहेगा? सरपंच। इनका जो कार्यकाल रहता है वो कितना रहता है? आपका 5 वर्ष रहता है दोस्तों, ठीक है। 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य कहां आपके? तो राज्यसभा में प्लस आपका विधान परिषद में आपके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद आपके क्या होते हैं? बदली होते हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कहीं भी नहीं लिखा गया कि 6 वर्ष कार्यकाल होगा। ये भारत के संविधान में कहीं पर भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि कितना कार्यकाल रहेगा। एक क्वेश्चन आपने ध्यान रखना। राज्यसभा की बात करें तो नाम इनका तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों का सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है राज्यसभा को। ये आपने ध्यान रखना। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, जीके का, आज की क्लास बोले तो आज के पेपर का, तो नूरे जहां बेगम हजरत दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? बहुत बार क्वेश्चन आया। तो सुल्तान रजिया दिल्ली की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नूरे जहां की बात करें, ये अलग है आपकी, ये अलग है। नूरे जहां कौन है? तो ये नूरे जहां है आपकी सलीम कौन था आपका? सलीम। नूरे जहां आपका है जहांगीर की पत्नी का नाम है, जहांगीर की पत्नी का नाम है दोस्तों, पत्नी का नाम है। इसने इसकी पति की हत्या करा करके जबरदस्ती शादी करी थी। नूरजहां की बात करें तो बेगम हजरत महल कौन थी? तो बेगम हजरत महल अवध की संरक्षिका थी कह सकते हो। यानी कि इसने अपने छोटे से पुत्र को गद्दी पर बैठाया था 1857 से, और आपके 1858 तक ये अवध की संरक्षा रही थी, और उस समय इनके साथ बड़ी बदतमीजी करी थी अंग्रेजों ने। ये आपने ध्यान रखना। रजिया सुल्तान का तो आपको इसका पता लग ही गया होगा। उसके बाद चांद बीबी है ना, चांद बीबी की बात करते हैं, इसका संबंध कहां से? अहमदनगर से संबंध है किसका? चांद बीबी का। और दोस्तों क्लियर करिए, अग्निवीर और जाइए अहमदनगर, 2 सेंटर बड़े इंतजार कर रहे हैं आपके, ACC एडएस और साथ में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो अहमदनगर आर्मर्ड सेंटर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, 81 आर्मर्ड रेजिमेंट जिंदाबाद, इसी में था, इसी के लिए जिंदा है, इसी के लिए जिंदा रहेंगे। और वर्दी जान होती, वर्दी शान होती। दोस्तों बने रहिए, प्रेम करते रहिए, एक फौजी के साथ फौज की पढ़ाई करते रहिए, और इसी तरीके से अगर आप लगे रहे तो जरूर आपको आपका टारगेट मिलेगा। आपको सेशन कैसा लगा? क्योंकि पहली बार हम ये वीडियो डाल रहे हैं, पेपर की वीडियो पहली बार डाल रहा हूं, तो मेरी आपसे विनम्र विनती है, एक बार कमेंट्स जरूर करके बताएंगे अगर आपको चीजें अच्छी लगी, समझ में आई। एक मिक्स क्लास आपकी, टॉपिकों का पता लग रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बीच में आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको देने की कोशिश करी है। फिर भी आपकी सलाह पर गौर करी जाएगी, आप सलाह दे सकते हैं। मैं उज्जवल परिवार की तरफ से फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं अपना एक और सेशन लेकर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू द बेस्ट।